Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की NCERT पूरा सीटेट पेपर 2 के लिए SST पूरा डिस्कशन कर रहे हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा कोर्स हमारा हो चुका है, बस थोड़ा सा बचता है, वो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे. ओके. उसके बाद कुछ मैराथन्स भी होंगी या कुछ अलग अलग डिमांड है आपकी इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी की, मैराथन की या कुछ और, उसे हम देखेंगे टाइम के हिसाब से अपना कवर करेंगे. ओके. अभी ये चैप्टर नंबर 8 है, हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का 7th क्लास की. ठीक है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं. देखिए, चैप्टर है आपका मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश. इस चैप्टर में बेसिकली देखिए, इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि मानव पर्यावरण की आपस की क्रियाओं के बारे में बताया गया है और दो क्षेत्रों के बारे में स्पेशली बताया गया, एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और एक उपोष्ण प्रदेश के बारे में, कि यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ के जीव जंतु कैसे हैं. ओके. तो अगर हम बात करें तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से लोग रहते हैं. जैसे कि मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरह से लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में अलग तरह से लोग रहते हैं. ठीक है, दोनों के कार्य भी कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं, मगर अगर हम बात करें इन दोनों लोगों की मूल आवश्यकताओं की, तो दोनों की ही मूल आवश्यकताएं एक ही होती हैं. खाने के लिए, पेट भरने के लिए सबको रोटी चाहिए, पहनने के लिए सबको कपड़े चाहिए, रहने के लिए सबको शेल्टर या मकान चाहिए. ठीक. अगर इस चैप्टर में बात करें तो बात सबसे नंबर 1 पे आता है अमेजन बेसिन में जीवन कैसे है. अमेजन बेसिन में जीवन देखिए, हाँ, यहाँ तक इस चैप्टर में यही लिखा है फर्स्ट पेज में. अब देखिए, लिखा है अमेजन बेसिन को डिस्कस करने से पहले ये उष्णकटिबंधीय देख लेते हैं कहाँ पे लाई करता है. तो देखिए, ये जो एरिया है आपका 23.5 से 23.5 के बीच में कर्क रेखा और ये मकर रेखा वाला. ठीक है, तो यही आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है. ठीक है, ये वाला एरिया. यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना. अब अमेजन बेसिन की बात करें तो एक बार अमेजन बेसिन को हम समझ लें ये कहाँ लाई करेगा. देखिए, ये आपने मान लिया पृथ्वी में. ठीक. तो अगर आपका ये 23.5 से 23.5 मैंने बोला कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है आपका, तो ये इसके बीच में ये आपका 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का चैनल जो होगा भूमध्य रेखा पे, ये आपका है अमेजन वाला एरिया. ठीक है, अमेजन बेसिन वाला एरिया, ये वाला एरिया. ठीक है, ये दूसरे कलर से मैं बता देती हूँ. ये वाला जो एरिया होगा ये 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का चैनल. ना यहाँ आपका मैप भी दिया है, मैप में भी आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है आपका कुछ ये अमेजन बेसिन का है, तो ये आपका 10 डिग्री से ये 10 डिग्री के बीच का चैनल है. ठीक है, 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का चैनल है अमेजन बेसिन का चैनल. अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं, पश्चिम से नदी पूर्व में बहती. ये नदियाँ जो हैं यहाँ पे पश्चिम से किस ओर बहती हैं, पूर्व की ओर. ओके. नाउ अब अगर आपसे कोई पूछे तो ये आप आराम से बता दोगे कि अमेजन बेसिन का क्षेत्र कौन सा है. 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच है, जो कि 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच आपको मैंने अभी दिखाया, वो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है ना. भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच वाला चैनल, है ना. और अमेजन नदी इसी प्रदेश में बहती है. ठीक है, और ये नदियाँ क्या है, पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है. देखिए, पश्चिम में ये क्या करती हैं, कहाँ से निकलती है, पर्वतों से यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती हैं. ये लिखा हुआ है इसमें. ठीक है. नाउ नेक्स्ट बात आई है मुहाने की. तो देखिए, मुहाना क्या होता है. मुहाना वो होता है जहाँ नदी किसी अन्य राशि में जाकर मिलती है. मतलब जहाँ नदियाँ क्या करती हैं, किसी अन्य राशि में, जैसे किसी महासागर में जाकर मिल गई या फिर किसी नदी में जाकर मिल गई, तो उसे बोलते हैं, जहाँ से मिलती हैं उसे बोलते हैं मुहाना. ठीक है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे मुहाना बोलते हैं. ओके. अगर हम बात करें सहायक नदियाँ, अमेजन नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं. यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों जैसे पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती हैं. ओके.
ना अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी, अब ये नदी के बारे में खोज की गई है कि स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं खास के स्कर्ट, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि स्पेन के अन्वेषक मतलब स्पेन के खोजकर्ताओं ने इस नदी की खोज की, किसकी, अमेजन बेसिन की, अमेजन नदी के बारे में बताया जा रहा है। स्पेन के खोजकर्ताओं ने या अन्वेषकों ने अमेजन नदी की खोज की, ठीक है। तो सुरक्षा कवच मतलब हेड गियर और घास के स्कर्ट पहन के कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था, ठीक है। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में एमेजोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रामक आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। बताया है कि कैसे अमेजन नदी का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ आप सभी को पता है कि हमने अभी डिस्कस किया, सहायक नदियाँ क्या हैं। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में जाकर मिलती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ बोलते हैं, ओके। जो मुख्य नदी में जाकर मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है और अथवा उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन है, अमेजन बेसिन, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है जलवायु। अगर जलवायु की बात करें तो देखिए हम सभी जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र और पूरे वर्ष क्या होगा, अमेजन बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अभी हमने डिस्कस किया 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में है भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र। तो पूरे वर्ष यहाँ क्या होगा, गर्मी होगी। गर्मी होगी तो क्या होगा, नम जलवायु होगी, चिपचिपा सा मौसम होगा और मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप में होगा। गर्मी होगी, आर्द्र होगा, ओके। तथा शरीर में क्या होगा, चिपचिपाहट सी होगी। इस प्रदेश में लगभग क्या होगा, प्रतिदिन वर्षा होगी और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के होगी, है ना। दिन का तापमान क्या होगा, उच्च होगा और आर्द्र होगा। अति उच्च होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता होती है और तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब टेम्परेचर भी हाई है और ये आर्द्रता भी हाई है दोनों। रात के समय तापमान कम हो जाता है और आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। यहाँ पे अमेजन बेसिन के क्षेत्र की बात करी जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारी वर्षावन। वर्षावन कैसे होते हैं, तो देखिए इन प्रदेशों में वर्षावन, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है वर्षावन है, तो वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, रेन बहुत ज़्यादा होगी। अब जब रेन बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो वन होंगे बहुत सघन होंगे, बहुत ज़्यादा घने होंगे, ओके। इतने ज़्यादा घने होंगे कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा। दिन के समय भी वहाँ कोहरा, मतलब दिन के समय भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, इतने ज़्यादा घने होते हैं, मतलब रोशनी की कमी होगी। सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता, धरातल तक नीचे नहीं पहुंच पाता, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा अंधेरा सा लगता है वर्षावन वाले क्षेत्रों में। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नमी बनी रहती, केवल वही वनस्पति पनस पाती जिसमें वहाँ पे जब देखिए प्रकाश की कमी है और नमी बनी रहती है तो कौन सी वनस्पतियाँ, कौन से पेड़ पौधे हो पाएंगे जो छाया में बढ़ सकते हैं, जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ पे जैसे दो इम्पॉर्टेंट है, आर्किड और ब्रोमीलाइड। आर्किड और ब्रोमीलाइड यहाँ पैदा होता है कहाँ पे, वर्षावन वाले क्षेत्रों में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। ब्रोमीलाइड कहाँ पे होता है, आर्किड कहाँ होता है, वर्षावन वाले क्षेत्रों में। वर्षावन में प्राणी जात की भी प्रचुरता है, जैसे टुकुन, गुंजन पक्षी और रंगीन पक्षती वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं, समान पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अब आपसे ये पूछा गया है टुकुन और टूकन गुंजन पक्षी, तो आप याद रखना वर्षावन वन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ के अगर कुछ बात कर लें, यहाँ प्राणियों में अगर बात कर लें तो बंदर है, स्लॉथ है, चींटी खाने वाले टैपोर हैं, ये सब कुछ जानवर यहाँ पाए जाते हैं। सांप है, सरीसृप हैं, विभिन्न प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बुआ, कुछ ऐसी ही प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं।
पिराना मत्स्य समेत मछली, पिराना देखिए एक प्रकार की मछली होती है जो मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजाति भी अमेजन नदी में पाई। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो वर्षावन वाले क्षेत्र हैं अमेजन, यहाँ पे जब वर्षा है तो अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे सब विभिन्न प्रकार के पाए जा रहे हैं। अगर ब्रोमेलाइट की बात करें, एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में क्या करता है, जल को संचित रहता, जल रहता है उनकी पत्तियों में। और मेढक क्या करते हैं, मेढक इन्हीं जल के पॉकेट में का उपयोग करते हैं और अंडे के लिए करते हैं, मतलब अंडे वहीं पे देते हैं। कौन, मेढक, किसमें, ब्रोमेलाइड में। ओके नाउ अगर हम बात करें वर्षावन के निवासी के बारे में बात करें तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। अगर वर्षावन के निवासी की बात करें तो अपने क्षेत्र को काटकर भाई वहाँ पे कृषि करेंगे, अपने लिए भोजन उगाएंगे। पुरुष क्या करते हैं, ज़्यादातर शिकार करते हैं और नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं, जबकि औरतें क्या करती हैं, फसलें उगाती हैं। ओके, और वे मुख्यतः कौन कौन सी फसलें उगाती हैं, टेपियोका, अनानास और शकरकंद, ये सब। क्योंकि मछली या शिकार करना मिलना अनिश्चित होता है तो महिलाएं क्या करती हैं, खुद ही साग सब्जियां अपने परिवार के मतलब जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए उगाती हैं। यहाँ पे एक टर्म बताया जा रहा है, कर्तन और दहन। देखिए कर्तन और गहन एक प्रकार की कृषि होती है जिसमें ये होता है कि किसी भी एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को, ज़मीन को साफ करके खेती करेंगे, फिर उसके बाद करते रहेंगे, कुछ समय बाद उसे फिर करते रहेंगे तो क्या होगी, उसकी उर्वरकता नष्ट हो जाएगी तो उसे छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह जाएंगे, खेती करेंगे, फिर जब वहाँ पे करेंगे उसकी उर्वरकता नष्ट हो जाएगी, जब उसकी उर्वरकता नष्ट हो जाएगी तो फिर वो छोड़ देंगे एरिया, फिर इस जगह आ जाएंगे। इस तरह घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह खेती करना कर्तन और दहन खेती कहलाती है। वही यहाँ पे लिखा है, किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इन्हें जलाया जाता है और जिससे पोषक तत्व क्या करते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा होती है, फिर जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इन टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद फसल उगाने के लिए दूसरे स्थान, यही लिखा है पूरे चैप्टर इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यही हो गया। अब अगर बात करें, इनका मुख्य आहार मैनियोक है, मैनियोक। ठीक है, मैनियोक क्या होता है, जैसे आलू होता है वैसे मैनियोक होता है, जिसे कसावा भी ये लोग बोलते हैं। आलू की तरह ही जमीन के अंदर पैदा होता है, कौन, मैनियोक। इनका खाने का मुख्य आहार यही है। ठीक, अब अगर बात करें, चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं ये लोग। ठीक है, काफ़ी, मक्का, कोको जैसे नदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। अगर बात करें, जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, मलोका क्या जाने, देखिए जो गरीब लोग हैं वो अपना कैसे वो अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, अपना जैसे किसी भी तरह छोटे मोटे घरों में रह रहे हैं, है ना, किसी तरह उन्होंने झोपड़ी उपड़ी वाले बना ली। और जो बड़े लोग हैं मतलब धनी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, मलोका मतलब अपार्टमेंट टाइप के घर उन्होंने बना लिए, बढ़िया उसमें रह रहे हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली हो ऐसी, क्योंकि वर्षा वाला क्षेत्र है तो तीव्र ढलान होनी ही चाहिए, तभी तो वर्षा का पानी नीचे जाएगा, वरना एक जगह जम नहीं जाएगा, ये वाली बात। नाउ नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अमेजन बेसिन के लोग का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, बट क्या हुआ कि 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने की वजह से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। इससे ये हो गया है कि अनेक स्थानों को पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जा रहा है इनका उपयोग किया जा रहा है। तो इसके फलस्वरूप ये भी हो रहा है कि वहाँ की जो मूल आबादी है ना, वो उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना, उसको उस क्षेत्र से निकलकर नए क्षेत्र में उस वहाँ की मूल आबादी को बसना पड़ा, जिससे क्या हुआ, वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे हैं, जैसे वो खेती करते चले हैं। ये देखिए, वनों का क्रमिक विनाश, ये लिखा है इसमें। ओके, नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र में कैसा जीवन है। तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाला एरिया जो है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का एरिया है। अभी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये वाला एरिया जो है आपका, ये है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया। ठीक है,
यहाँ मैं 10 डिग्री से 30 डिग्री का अगर आप मोटा मोटा मान लें तो ये 10 डिग्री, यहाँ पे 24 लिखा है ना, 10 डिग्री से ये 30 डिग्री वाला गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है। और अगर हम बात करें तो देखिए ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है ये मैदानी भी है, और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा भी पाया जाता है, पर्वतीय भी है, और हिमालय का गिरपात भी है। ठीक है, यहाँ के लोग, जीव जंतु में विविधता भी है ना, विविधता है क्योंकि सब अलग अलग जगह से है ना, कुछ मैदानी वाले, कुछ पर्वतीय वाले हैं, कुछ डेल्टाई एरिया वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पे विविधता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। अगर बात करें बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य पाया जाता है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में पूछा गया है कि आपसे, आप बताओ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बताओ, तो आप बता सकते हो दिबांग है, मानस है, लोहित है, ये सब बता सकते हो। ओके, अब अगर इसमें पूछने वाली बात यह है कि अब आपसे पूछा जाए कि इस बेसिन की मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील, अभी हमने पढ़ा था ना, ऐसे ऐसे करके चाप विसर्प प्रकार का बनाया, पहले ये ऐसे ऐसे करके बनाया, फिर ये एरिया छोड़ दिया, तो ये वाला क्या हो गया, ये चाप झील हो गया ना। चाप झील हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसून आप सभी को पता है, मिड जून से लेकर के मिड सितंबर तक की जो मौसम होता है वो आपका मानसूनी है। ठीक है, गर्मी में गर्मी होगी, ठंड में ठंड होगी, और मानसूनी वाला एरिया ये है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को पता है विभिन्न स्थान पर विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि बांग्लादेश में जमुना, तिब्बत में सांगपो, असम में दियांग, अरुणाचल प्रदेश में दींग। ठीक है, इन नामों से अब बात नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो देखिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या निकालना ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये लिखा है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व इतना है, जबकि पश्चिम बंगाल का इतना है और बिहार का इतना है। इन्होंने ऐसे निकाला है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है भाई, गंगा ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है यहाँ पे, तो मैदानी क्षेत्र है। ठीक, नदी अपने साथ लाती हैं, निक्षेपित करती हैं, तो मिट्टी तो उपजाऊ होगी। अब जब मिट्टी उपजाऊ है तो फसल उगाने के लिए समतल भूमि है, और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय ही कृषि है। धान के लिए मुख्य फसल है, धान के लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, पानी तो है ही। ओके, चूँकि धान की ये तो लिखा ही है। अगर फसलों की बात करें तो गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, चना है, बाजरा गंगा ब्रह्मपुत्र में अच्छे से उगाया जा सकता है ना। अगर बात करें पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाए जाते हैं। वेदिकाएं क्या होती है, वेदिकाएं बेसिकली खड़ी ढलान पर समतल सतह पर बनी कृषि करने के लिए होता है। अगर आप जाएंगे ना पर्वतीय पहाड़ी एरिया पे तो आप आराम से इसे देख पाएंगे ना। अगर हम बात करें तो उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे कैसी है, ठंडी जलवायु है, ठंडा रहता है मौसम। तो यहाँ पे तीव्र ढाल वाले भागों में क्या होंगे, शंकुधारी वृक्ष होंगे। शंकुधारी वृक्ष में जैसे चीड़ है, देवदार है, फर है, ये सब पेड़ पाए जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी वेदिकाओं पर निर्माण। ये देखिए वेदिकाओं पर निर्माण किया गया, वेदिक कृषि की गई है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें हाथी, बाघ, हिरन, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाले गेंडे ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाया जाता है। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजाति मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ओके, ये तो बस रटना ही पड़ेगा ना। एक ये फैक्ट दिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे सुसु बोलते हैं। ठीक है, इसे अंधी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। ये इसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। अगर ये उपस्थित है तो पता चल रहा है कि जल कितना शुद्ध है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है, ये लिखा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो यही कुछ था इसमें। एक थोड़ा सा ये है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के में कई बड़े शहर और कस्बे हैं, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। इन शहरों तथा यहाँ पे स्थित उद्योगों का गंदा पानी बाहर बहकर नदी में आ जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। अब अगर बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 सुविकसित मार्ग हैं। मैदानी इलाके में लोग क्या करते हैं, सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है, और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। ठीक है। नमामि गंगे शुरू करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये देखिए। ठीक। नाउ अगर पर्यटन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, देखिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बौद्ध स्तूप हैं, लखनऊ का इमामबाड़ा, ठीक, और आगरा में यमुना नदी के स्थित किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, ये सब पर्यटन स्थल है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उस महाद्वीप के नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है, दक्षिण अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, मक्का है, कोको है, शकरकंद है। अमेजन में वर्षावन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, टुकून है, लंबी चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं, गुंजन है। गंगा नदी के तट पर कौन से शहर स्थित हैं, इलाहाबाद, कानपुर। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाके में पाए जाते हैं। टुकून क्या है, पक्षी है। मैनियाक क्या है, खाने का कहाँ का प्रमुख भोजन है, अमेजन का है। आलू की तरह इसकी उपज होती है, अभी हमने पढ़ा नहीं था। कोलकाता किस नदी के तट पर है, हुगली नदी। देवदार और फर किसके प्रकार, शंकुधारी, ठंडी एरिया में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, डेल्टा क्षेत्र में। देखिए सूती कपड़ों की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान से इसे आप मिला सकते हैं। मेलोका को ढालू छत से मिला सकते हैं। पिरान्या एक प्रकार की मछली है, और रेशम कीट को रेशम से मिला सकते हैं, है ना। और काजीरंगा असम, इस तरह आप मिला सकते हैं। वर्षावन लुप्त कैसे हो रहे हैं, विकास कार्य होने के कारण। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की कृषि होती है, इसलिए धान की कृषि होती है क्योंकि यहाँ पानी, इसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे पानी है तो आराम से हो जाएगी। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा चैप्टर। वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एवरीवन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मम्मा's channel. Bye.